हाँ जी सर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन जो हमने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था, सेक्शन 194 सी से। ये सेक्शन 194 सी क्या कहता है? कहता है अगर आप पेमेंट करते हैं किसको? कॉन्ट्रैक्टर्स को। पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, और वो पेमेंट आप करते हैं, पहले देखिएगा, ये कोई भी पर्सन है, ये मिस्टर एक्स है और ये है मिस्टर वाई। ये कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। और ये कॉन्ट्रैक्टर ने इनको कुछ काम करके दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इन कंसीडरेशन क्या दे रहे हैं? इनको कुछ पैसे दे रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कैश पे करते समय मिस्टर एक्स जो है वो लगाएंगे क्या? वो डिडक्टर है और वो टीडीएस इंपोज करेंगे। ठीक है जी। तो टीडीएस ऑन पेमेंट मेड बाय मिस्टर एक्स। कब? अब इसकी भी कुछ कंडीशन है। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में। ठीक था, मैंने अब कुछ चेक किया। वो आवाज नहीं आई सर, एक मिनट। आवाज नहीं है? आवाज दोबारा डालो। पता नहीं कहाँ गई आवाज। अब चेक करो, आ रही है आवाज? बेटा एक सेकेंड ठहरना, कुछ टेक्निकल इशू है शायद। अब आ रही है? ठीक, चलो आ जाओ, सुनो एक बार फिर से सुनो। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन वालों को ना आवाज नहीं जाती, दिनेश भैया इसलिए बात से है। अच्छा, तो अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार किया गया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, या फिर ये हो सकता है ना ड्यूरिंग द ईयर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो, इन केस ऑफ इफ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मैं समझ गया। लो, अभी भी मैंने गलत बोला। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, तुम्हारे को एंटरटेनमेंट मिल जाता है। अभी भी गलत ही लिख रहा हूँ शायद, भरोसा उठ गया है खुद से। अच्छा सुनो सुनो, मजाक नहीं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और इफ कॉन्ट्रैक्ट इज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाए। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो अगर जो पेमेंट है, इफ पेमेंट इज मोर देन 30,000, कितना? 30,000। ठीक है जी, ओके, 30,000। और अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, तो पेमेंट इज मोर देन, एग्रीगेट पेमेंट इज मोर देन 1 लाख। ठीक है जी, पेमेंट, टोटल पेमेंट कितनी है? एग्रीगेट पेमेंट कितनी है? 1 लाख। इसको पेमेंट को एग्रीगेट पेमेंट कर देता हूं, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से सुनना, इस चीज को ना समझते हैं, इधर समझो। देखो कैसे होगा भाई, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारे को मतलब समझ में आता है कि सर 30,000 से ऊपर हुआ तो टीडीएस लग जाएगा। अब मान लो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट थे, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट थे का मतलब है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पेमेंट की,
पेमेंट्स टू मिस्टर वाई, अलग अलग डेट्स बोलो। 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 30 सितंबर 2023, 20,000, 30,000 और यहां पे कितना रह गया ये यहाँ पे 40,000। एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख को नहीं एक्सीड हुई। अब ना 30 सितंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, 30 सितंबर 2023 नहीं 22। अब इसने पेमेंट की, एक और पेमेंट की 1 फरवरी 2023 में। ईयर कौन सा था? 22-23 है ना। इसने पेमेंट की कितने की? 60,000। क्या उसको 1 जून को मालूम था कि उसके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं और उसकी पेमेंट एक्सीड कर जाएगी 1 लाख को? नहीं, तब तो ये अबोध बालक था। क्या इस पे टीडीएस लगेगा? नहीं, नो टीडीएस। इस पे टीडीएस लगेगा? नहीं। इस पे टीडीएस लगेगा? नहीं, अभी भी 1 लाख था। लेकिन जैसे ही 60,000 रुपए पे पहुंचा, ये एग्रीगेट पेमेंट पहुंच गई कितने की? 1 लाख से एक्सीड कर गई। अब टीडीएस लगेगा, टीडीएस लगेगा, टिक। लेकिन मैं एक बात बताओ, टीडीएस किस पे लगाना चाहिए? पूरी पेमेंट पे या फिर सिर्फ 60,000 पे? पूरी पे लगेगा। टीडीएस ऑन अब लगेगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60, कितना होता है जल्दी बता दो। 1,50,000 पे टीडीएस लगेगा। ठीक है जी, ओके। 1,50,000 पे हमारे पास में जो है वो टीडीएस लग जाएगा। कितना? 10% है। ठीक, ओके। अच्छा चलो, ये तो बात अलग है। इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखो, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में जल्दी लिखो। 10 नहीं था, 1% था। हाँ सुनो, अब एक नहीं, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। 1% लगाना। हाँ करो। कितना हो गया? 1500। ठीक है। अच्छा सुनो, लास्ट पेमेंट कितने की होगी भाई? पहले तो उसने टीडीएस नहीं लगाया होगा, तो लास्ट पेमेंट कितने की होगी बोलो? 60,000 नहीं, 60,000 माइनस 1500। टीडीएस काट के देगा ना। 59,400 तो नहीं आता। अगर 1500 जाता है तो 58,500। ठीक है जी, ओके। इसको कर लो फटाफट भाई। वो प्रभु एक बात बताओ, ये पेमेंट उसने दे दी विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस? कैसे? मेरे को आप एक बात बताओ, जब आप मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप मेरे को पैसे दे रहे थे, मैंने कहा जी अरे शांति रहो, बच्चे को पूछने दो। आपने मुझे 20,000 रुपए दिए, आप मेरा टैक्स काटना चाहते हो, तो मैं शोर मचा दूंगा भाई साहब 30,000 से कम की पेमेंट है। लेकिन सर जो 2023 में पेमेंट करें तो उससे तो पता है ना कि 1 लाख से एक्सीड कर गए, तो आपने कब पता लगेगा कि 1 लाख के लास्ट पेमेंट भी पता लगेगा ना, तो तभी तो टीडीएस काट सकता है। 40,000 रुपए पे नहीं पता लगा था उसको। मैं नहीं सिंगल तो मैं बता देता हूँ आपको, आप शांति तो रखो 1 मिनट। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक बार क्या नाम है 20,000 रुपए की पेमेंट 30,000 से कम थी? क्या टीडीएस, अगर मैं कहूँ आप मेरा टीडीएस डिडक्ट करना चाहो तो मैं करने दूंगा? नहीं करने दूंगा। अगले वाले पे 30,000 थी, 30,000 से ऊपर पे होती है, क्या मैं टीडीएस डिडक्ट करना दूंगा? नहीं करने दूंगा। और अब तो दुनिया जानती है कि मैंने क्या कर लिया, अब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। अब ये अगर 1 लाख तक एग्रीगेट नहीं पहुंचेगा तब भी मैं आपको अपना टीडीएस नहीं काटने दूंगा। देखो जब 40,000 था तो 40,000 था तो 30,000 से ऊपर, लेकिन मल्टीपल की वजह से पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट और हो चुके हैं ना, पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट और हो चुके हैं, यानी कि पहले 2 पेमेंट और आ चुकी है एग्रीगेट पेमेंट, तो अब ये लिमिट एक्सीड हो गई है। तुम अगली पेमेंट में मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहते सर आप देखो अब तो 30,000 से ऊपर है ना। मैंने कहा भाई साहब अब तो लिमिट 1 लाख हो गई है।
क्योंकि आज से पहले भी हम 2 कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, 2 बार पेमेंट ले चुका हूं मैं, तो अब 1 लाख की लिमिट हो गई है और ये तीनों को मिलाकर के 1 लाख अभी भी एक्सीड नहीं हुआ। तो जैसे ही ये 60,000 रुपए की लिए लास्ट पेमेंट आएगी तो टीडीएस कट जाएगा। अब आप कहते हो हाँ भाई अब बताओ 30,000, नहीं 30,000 तो एप्लीकेबल ही नहीं, 1 लाख एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल 1 लाख है। 1 लाख रुपए की पेमेंट आप कर रहे हो, 1 लाख से ऊपर की पेमेंट कर चुके हो मेरे को ड्यूरिंग द ईयर, तो अब आप कहते हो अब मैं आपका टीडीएस काटूंगा। मैंने कहा हाँ काट सकते हो आप। जब ये 40,000 है ना और 20,000, उसके बाद 40,000 को 20,000 कर दो, 20,000 को 40,000 कर दो। कितना बनता है ये? 20 और 30, 30 और 90 ही बनता है ना। अच्छा 20,000 को 40,000 कर दो। सर वो कह रहा है कि रेट में चेंज वो ये कह रहा है नहीं 20 को 40 नहीं करूंगा, फिर तो शुरुआत से ही लग जाएगा। तो शुरुआत से लग जाए, फिर बाद में जो दूसरा यार, लगा वो 20,000 जैसे का। अगर शुरू में उसका जैसे इन्होंने बोला 40 का अगर लग जाएगा, फिर ना कब तक लगता चले जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो शुरुआत में तो अगर 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो उससे 40,000, तो फिर टीडीएस लग जाएगा। जैसे ही अगली पेमेंट करेगा 20,000 तो मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल हो जाएगा, तो फिर उस वाले पे फिर 1 लाख की लिमिट हो जाएगी, फिर उस पर नहीं ले पाएगा वो तो उस पहले वाले पे तो ले रिफंड थोड़ी ना करेगा उसको। लास्ट में सर कम अगर जैसे मान लिए उसने 20 पे कर दिया, 20 से 40 तक फिर नीचे आ जाएगी, जब 60 वैसे एक बात बताऊं आपको, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं ना हमारे, तो ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट पता है किस तरीके के होते हैं? उसके अंदर हमारे को ना चीजें पता होती हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाओगे, फिर थर्ड फ्लोर बनाओगे, तो एक एक पेमेंट जो है एक एक कॉन्ट्रैक्ट एक एक उसके बाद में बनेगा। तो ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें पहले से ही पता होता है कि मल्टीपल है या नहीं है। तो अगर उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है तो 20,000 रुपए पे भी क्या लग जाएगा हमारे पास में, 20,000 से ऊपर जाते हुए भी 1 लाख रुपए को हम मानेंगे, क्योंकि हमें शुरू से मालूम था कि मल्टीपल पेमेंट्स होनी है यहाँ पे। फिर 1 लाख रुपए लिमिट हो जाएगी। शुरू से पता था उसके 40,000 पहली बार में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, फिर पहली बार में 40 पे नहीं लगेगा फिर, नहीं पता, ठीक है। नहीं तो सर पता। अब तो लगता मतलब पहले एग्रीमेंट नहीं हुआ था उनका। क्वेश्चन में पहले बता देगा ना एग्रीमेंट में। लिख लिया? ये न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है मॉड्यूल, इस टाइप का ही, मतलब फिगर सेम नहीं है। मैं बस ये इफेक्ट ही समझाना चाहता था। अच्छा हो गया ये? हो गया। देखो अब इधर सुनो, जब मैंने कहा था ना ये मिस्टर एक्स, तो ये मिस्टर एक्स का मतलब क्या था? एक इंडिविजुअल था, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स कौन थे? इंडिविजुअल थे, ये तो नाम से पता लग रहा है। इनकी जो टर्नओवर थी ना वो ज्यादा थी 1 करोड़ से, और इन केस ऑफ बिजनेस और अगर मिस्टर एक्स एक प्रोफेशनल है ना, इन केस ऑफ प्रोफेशनल, तो इनकी जो ग्रॉस रिसीट थी ना वो ज्यादा थी 50 लाख रुपए। सर सीधा सा बोल दो ना कि इफ मिस्टर एक्स इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB, तो हम उसके ऊपर इस इंडिविजुअल को लेंगे, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि मिस्टर एक्स जो है ना वो वाले पर्सन है, टीडीएस कौन काट सकता है? अगर वो इंडिविजुअल काटेगा, अगर वो इंडिविजुअल काटेगा तो कौन होगा ऐसा इंडिविजुअल? ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जिसकी की टर्नओवर ऑडिट लिमिट के अंदर आ जाए। अच्छा जी, अगर ये मिस्टर एक्स ना हुए, मिस्टर एक्स
या फिर मैं इसमें कह देता हूं HUF भी सेम ही कैटेगरी में आता है, और HUF का तो बिजनेस ही होता है जी। ठीक है जी। अच्छा, जनरली कॉन्ट्रैक्ट करने का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने का बिजनेस नहीं होता, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन। HUF जो होते हैं जनरली ओनर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कर्ता जो होता है बिजनेस प्रोवाइडर होते हैं। अच्छा, जनरली ऐसा होता है। तो मिस्टर एक्स या फिर कोई HUF, चलो मैं इसको क्यों लिख रहा हूं इतना ज्यादा, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी, तो यहाँ पे मैंने इधर लिख दिया, आपको ये बात पता लग गई ऑडिट वाली। ठीक है सर। अब मैं ये कहता हूं कि पेमेंट मेड बाय, ये मेरे को चीजें समझ में आ गई। अब मैं TDS की बात कर लेता हूं। ठीक है सर, तो मैं यहाँ इसको तरीके से कैसे लिखता हूं, पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और HUF और others other than इंडिविजुअल और HUF। ठीक है जी। और किसको, सर, टू कॉन्ट्रैक्टर्स, टू कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये इंडिविजुअल और HUF मैंने बता दिया आपको, टर्नओवर का क्राइटेरिया ऑडिट वाले। ठीक है, तो ये पेमेंट दी जा रही है। TDS का रेट कितना है, TDS रेट फॉर इंडिविजुअल और HUF 1%, फॉर अदर्स 2%। तो वहां पे मैंने 1% क्यों लिया था, ये समझ में आ गया था। सर यहाँ पर अदर्स में प्रोफेशनल अदर्स में जो भी पेमेंट कर रहा है, जो भी पेमेंट हाँ, जो भी पेमेंट कर रहा है, जैसे कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, any other artificial or juridical person to whom we can't sue directly but we can sue them by the person who are managing them। ठीक है जी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये लिख लिया आपने कि 194C कब एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। अब यहां पे एक और चीज करना, कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर वर्क्स, कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क इसी में ऐड कर दो भाई, कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम करेगा ना। अच्छा, अब देखो, आप ना कोशिश कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले खेलने की मेरे साथ में, कि अगर पहले उसको पेमेंट हो गई होगी या बाद में हो गई होगी। सेक्शन में बताने के लिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा, जिसपे जितना टाइम देना है वो हमें मालूम है। आप ये मत सोचा करो कि अगर ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा, क्योंकि जितना कुछ भी हो सकता है उतना मैं बताऊंगा। मैडम आप आगे आगे बैठिए, पीछे मत बैठिए। अगर आप आई हैं तो आगे आगे बैठिए, लास्ट में क्यों बैठिए। ठीक है जी, ओके। अब ना मुझे ना यहाँ पे, सर ये आपने ना कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क तो लिखा है, लेकिन अगर वर्क की कोई डेफिनेशन ना होती तो हमें आप पे पूरा विश्वास है आप यहाँ लिखते नहीं, क्योंकि काम करने के लिए पैसा मिलता है। तो क्या कहना चाहते हो सर, बता दो। हाँ, मैं बता देता हूँ। ये लिख लिया तुम लोगों ने, आ जाओ आगे चलते हैं। वर्क के अंदर क्या आता है, ठीक है जी। मीनिंग ऑफ वर्क्स लिखना जरा, मीनिंग ऑफ वर्क defined
and includes following. Number 1, advertising. ठीक है जी. नंबर 2, ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग. ठीक है जी. और कैरिंग ऑफ गुड्स पहले लिख लेते हैं इसको. ठीक है जी. तो ये हमने लिख लिया सारा. अब आप लोगों के साथ में जो बच्चा बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा हो वो हम शेयर करते हैं. मतलब उसको ऐसे लगेगा कि एकदम से कहाँ से आ गया, है ना. माने गलत करते हो वैसे आप सही, एकदम से आ जाता है बड़ा सारा लिखा हुआ और बाद में हम तंग हो जाते हैं. लेकिन फिर ना टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने में, रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है. अच्छा देखो, सुनो इधर सुनो. क्या हो गया मैडम आपका? लेकिन हम छोटे रहते हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं. हाँ क्या हो गया बेटा? ये तो अपने बैग में ऐसे ढूंढ रही है। ढूंढ रही है हाथ डाल करके, जैसे कोई छोटा सा सांप हो और खो गया. जैसे वो सांप पकड़ने वाले नहीं होते, झोली में हाथ देकर. अच्छा देखो ध्यान से सुनो जी. वर्क्स का मतलब क्या है? वर्क्स का मतलब है पहला तो क्या, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग. अब ये ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में ना ध्यान से सुनना, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग के अंदर क्या चीजें आ रही हैं. कहता है सुनो जी, यहाँ पे एक मैंने क्या नाम है एग्जाम्पल डाला है कि सोनी टीवी ने क्या दिया, एक ऑर्डर दिया. किसको दिया? सलमान खान प्रोडक्शन हाउस को. क्या बोला उन्होंने? कहते सर हमारे लिए ना एक मूवी बनाओ आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर. सर सलमान खान प्रोडक्शन को ही क्यों दिया गया होगा? सोचने वाली बात है. इससे ज्यादा बढ़िया फैमिली प्लानिंग को और कौन समझ सकता है? प्रोडक्शन हाउस भी उसी का ही. तो सर अब प्रोडक्शन हाउस में बोला गया कि सर हमारे पास में आप एक ऐसी फिल्म बना करके दो जिससे कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाए. सलमान खान प्रोडक्शन ने कहा ठीक है. साथ में है ना सोनी टीवी ने एक बात और बोल दी. क्या बात? सुनो, ये राइट हमारे ही रिजर्व होंगे क्या? क्योंकि यानी कि ये राइट तुम किसी और को नहीं दे सकते. अच्छा तुमने एक हाँ अपने चैनल पे दिखाने की, तुमने देखा होगा पहले महाभारत आती थी बी.आर. चोपड़ा की डीडी नेशनल पे. बाद में ये राइट ट्रांसफर कर दिया गया किसको? किसी और टीवी को, स्टार प्लस को, इसको उसको. मतलब सेम वो जो बनाया गया था वो कई जगह यूटिलाइज किया जा सकता है. लेकिन अगर कोई ऐसी एक स्पेशल चीज हो जिसको कि हम अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनवा रहे हैं और उसमें अपना ले करके उससे राइट भी हमने ले लिए, तो अब कोई और इसको ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट नहीं कर सकता. उसको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो आएगा इसके अंदर. तो एग्जांपल समझ में आया? ये राइट भी ट्रांसफर होने चाहिए लास्ट में. अच्छा आगे चलते हैं. कहते हैं कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर. वो गुड्स और पैसेंजर है, थोड़ा और जो है ना उसके साथ समीप आ गया, थोड़ा पास आ गया, वो नजदीकियां बढ़ गई इनके बीच में. ठीक है. कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवेज. क्यों? अच्छा अब तुम इतने बड़े हो गए हो, रेलवे को पेमेंट करते समय रेलवे के ऊपर टीडीएस लगाओगे? अच्छा वो तो गवर्नमेंट की है ना, तुम गवर्नमेंट के ऊपर टीडीएस लगाओगे. भगा दिया, चल निकल यहाँ से. अच्छा है. आगे केटरिंग बिजनेस. और पांचवा मैंने क्या लिखा? मैन्युफैक्चरिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टर. देखो वही चीज है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था नीचे, सोहेल खान को सलमान खान प्रोडक्शन वाली बात. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बाय मटेरियल प्रोवाइडेड बाय कस्टमर फॉर मेकिंग गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. कारपेंटर होता है. अब कुछ लोग क्या करते हैं, कारपेंटर के पास जाते हैं और जो बना बनाया, अगर मान लो वो बना करके बेचता है कारपेंटर, तो जो बना बनाया सामान होता है वो जाकर के फर्निशिंग हाउस से उसके ले आते हैं. लेकिन ना हमें ना ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कस्टमर की डिमांड पे. और सर मटेरियल भी हम ही देंगे, मुझे तो शीशम की लकड़ी का ही बना हुआ चाहिए, तुम्हारी लकड़ी तो मुझे गंदी लग रही है, बेकार लग रही है. हाँ बंदे तुम बढ़िया हो, प्रोफेशनल सर्विसेज तुम्हारी ही ली जाएंगी, तो सामान मैं दूंगा और फिर इस सामान से बना हुआ तैयार सामान भी मुझी के पास आएगा. राइट रिजर्व हो गए.
उसी तरीके से हो गया ना। तो अगर इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ये कारपेंटर वाला अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लो तुमने क्या नाम है मेरे को ऑर्डर दिया स्पेशल स्पेसिफिकेशन के द्वारा कि सर हमारे को ना ऐसा चाहिए, और मटेरियल मैंने तुमसे नहीं लिया, कहीं से भी लिया है, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके डन, ये बात याद रहेगी। सर लॉ में प्रोविजन में लिखी है ना टाइम से वन वाली प्लानिंग अपने हिसाब से। नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, लॉ में थोड़ी लिखा है भगवान। कह रही सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस वाला ये लॉ में लिखा हुआ है। हाँ, अब सलमान खान इतना बड़ा हो गया कि अब लॉ भी लिखवाने लगा है अपने लिए। वो स्टार होगा तुम्हारे नजरों में, आर्टिस्ट है एक छोटा सा लॉ की नजरों में। देखा नहीं था जब हिरन मारा था तो उसको भी लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए। ये तो मैंने केवल आप लोगों को बताने के लिए एग्जांपल बनाया। अगला लिखना जी, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ये मैंने करवा दिया था शायद। कमीशन सर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन बताओ। मैंने सेक्शन 194D करा दिया। 194D हो गया। ये करा दिया। एक सेकेंड पहले मेरे हो को, गया, डीए भी हो गया। अरे यार मुझे भी तो बोलने दो। डीए हो गया, हाँ, इसके बाद आप अच्छा जी, और ई भी हो गया। हाँ सर, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन। 194 ई भी हो गया था लास्ट क्लास में। और क्या बचा फिर अपने पास में? ई। ठीक है, तो 194 ई लिखते हैं यहाँ पे। 194 डबल ई। और 194 डबल ई क्या कहता है? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एनएससी फ्रॉम एनएससी। हाँ भाई, एनएससी का नाम एटीसी में स्टार्ट। हाँ सर, स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग स्कीम लिखो इसको। स्कीम। हाँ, नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है जी, अच्छा जी। ठीक है जी, तो 194 डबल ई क्या कहता है? टीडीएस ऑन द पेमेंट फ्रॉम एनएसएस। एनएसएस से आपको पेमेंट मिली है और वो 2500 से ज्यादा है, और 2500 से ज्यादा है तो टीडीएस कितना कटेगा जी? 10% कटेगा। 2500 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। किसी भी पर्सन को मिली हुई नेशनल सेविंग स्कीम की पेमेंट। लेकिन अगर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा पैसा नेशनल सेविंग स्कीम का, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, शुरू होते ही खत्म हो गया। चलें आगे, आगे चलते हैं। हटा दूं इसको? हटा दूं? नहीं हटाओ, बच्चा यहाँ पे पॉज करके फिर लिख सकता है। अगला हमारे पास में 194G, क्या मैंने ये लिखवा दिया था? नो सर। 194G टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी। हाँ जी, वो मूवी देखिए माला माल भी थी, यस सर। बकवास थर्ड क्लास, है ना? पहले ऐसी ही बनती थी। अच्छा, तो हमारे पास में क्या है? एक पर्सन है, ये देखो ध्यान से सुनना, ये वो पेमेंट नहीं हो रही लॉटरी की, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं हो रही। ये एक पर्सन है, ये कमीशन एजेंट है। और ये कौन है? ये खिलाड़ी है हमारा, गैम्बलर, जो कि लेता है टिकट, लेता है टिकट बायर। टिकट बायर ने इसको, टिकट बायर को इसने टिकट दी, और ये किसने दी होगी जी? ऑर्गेनाइजर ने। ऑर्गेनाइजर ने कमीशन एजेंट को दी होगी, कमीशन एजेंट ने आगे बायर को टिकट दी होगी।
ठीक है। अच्छा, अब जब इसका, इस पर्सन का, बायर का अमाउंट, अब हर बार लॉटरी की टिकट निकलेगी, किसी ना किसी का तो होगा ही। ऐसे ही मान लो ऑर्गेनाइजर के और भी थे जो एजेंट, तो बायर ने टिकट जो खरीदी थी उसका जो है ना अमाउंट लकी ड्रॉ निकल आया। अब ऑर्गेनाइजेशन बायर को क्या देगी जी? विनिंग अमाउंट, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजर कमीशन एजेंट को क्या देगी सर? कमीशन देगी। तो ये जो टीडीएस लगाना है ना सर, ये इस कमीशन पे लगाना है। ऊपर देखो लिखा गया है टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ टिकट। समझ में आई कहानी? बस बेचते ही करेगा ना सर कमीशन तो। क्या जी? अभी विनिंग अमाउंट निकले ना निकले उससे क्या उसको सेल कर देना तब तो मिल जाएगी उसको। विनिंग अमाउंट पे कमीशन मिलती है। सर वो बायर का होगा ना विनिंग अमाउंट। मैंने तो नहीं कहा विनिंग अमाउंट एजेंट का है, मैंने कहा विनिंग अमाउंट होता है ना, तो एजेंट को कमीशन मिलती है। अच्छा जो उसके निकलेगी। अच्छा आप है ना, हाँ आप है ना, छोड़ो भाड़ में जाए बायर। ऑर्गेनाइजर ने कमीशन जो दी है अपने एजेंट को लॉटरी सेल करके विनिंग अमाउंट के लिए या कुछ भी करने के लिए, उसके ऊपर कमीशन की बात है। मतलब ऐसा क्यों करना है कि जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही बनाना है? ये तो मैंने डायग्राम बनाया इजी बनाने के लिए, अगर आप इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो कैसे? मैंने तो सिर्फ बताया है कि इसकी कमीशन मिलती कैसे है, कि क्या काम करता है। अच्छा जी, तो समझ में आया? तो इस कमीशन की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, ये जो अमाउंट है ना, ये टीडीएस लगेगा, ये टीडीएस लगेगा ऑन अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 पर एनम। फाइनेंशियल ईयर में अगर ये अमाउंट 15,000 से ऊपर होगा, ठीक है। और टीडीएस का रेट कितना सर? 5%। निकाल सकते हैं। 20,000 रुपए कमीशन दिया तो 5% काट करके रिमेनिंग अमाउंट ऑर्गेनाइजर जो है वो अपने कमीशन एजेंट को एज अ कमीशन दे देगा। सिंपल, ठीक है जी। डायग्राम फिर दिखा दूं लोग बना। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 194H। सेक्शन 194H क्या कहता है? टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन सेक्शन 192। सर सेक्शन 192 में कौन सी कमीशन थी? ये तो सैलरी था, है ना। तो 192 के अंदर कौन सी कमीशन या ब्रोकरेज होती है? कमीशन मिल रही थी। हाँ तो सैलरी मिल रही थी ना। कमीशन भी मिल सकती है। एम्प्लॉय को अगर आजकल कमीशन दी जाती है ना तो उसको भी सैलरी का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए मैंने लिखा गया सेक्शन 192। अच्छा 194D में कमीशन इंश्योरेंस एजेंट को दी जा रही थी, तो वो भी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। और 194G के अंदर लॉटरी के एजेंट को दी जा रही थी, तो दो सेक्शन में थोड़ी आ जाएगा एक बंदा। तो हमने क्या बोला, इन तीनों को हम कवर कर चुके हैं, इसके अलावा जितनी भी कमीशन है वो इस सेक्शन में आएगी, कमीशन या ब्रोकरेज। इज इट क्लियर? देने वाला कौन है? इंडिविजुअल या एचयूएफ? कौन सा वाला? ऑडिट वाला। ऑडिट वाला मतलब जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो या फिर 50 लाख से ऊपर ग्रॉस रिसीट्स, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। और किसको पेमेंट मिलेगी सर? किसी भी रेजिडेंट पर्सन को मिलेगी, ठीक है ना, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को मिलेगी। चलो ठीक है,
अब टीडीएस लगेगा कब? टीडीएस लगेगा तब जब कि पेमेंट जो है ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपए को एक्सीड कर जाएगी। ओके, और किस रेट से लगेगा? 5% से। कब टीडीएस एप्लीकेबल माना जाएगा जी? तब माना जाएगा जब कि टाइम ऑफ क्रेडिट होगा, यानी कि पेमेंट जो है वो क्रेडिट होती है अकाउंट में, या फिर एक्चुअली पेमेंट दी जाती है, विच एवर इज अर्लियर। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट भी मान सकते हैं इसको। मैंने आपको पैसा देना है, आप मेरे क्या लगे? क्रेडिटर लगे, है ना? तो मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ योर अकाउंट, और पेमेंट एक्चुअली मेड विच एवर इज अर्लियर। भाई 2 तारीख को मैंने आपको अपना क्रेडिटर माना, तो टीडीएस काट करके साथ में रख लूंगा। पेमेंट करी 2 महीने बाद, लेकिन जो कटा हुआ टीडीएस है वो तो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ना अगले महीने की 7 तारीख को। जब पेमेंट लेने आओगे, आप घूमने गए हुए थे वर्ल्ड टूर पे, अब पेमेंट लेने आए हो, पेमेंट एक्चुअली कर दी, लेकिन टीडीएस 2 महीने पहले ही लग गया था। अच्छा खैर, टीडीएस नहीं लगेगा अगर ये जो पेमेंट है ये पर्सनल नेचर की। कमीशन जो मैंने दी थी वो मैंने पर्सनल नेचर की कमीशन दी थी, कुछ कोई पर्सनल काम के लिए। जैसे मैंने बोला भाई एक काम कर, शादी के कार्ड बांट दे, मेरे भाई की शादी है, और जितने कार्ड बांटेगा ना मैं 10 रुपए पर कमीशन दूंगा तेरे को, ठीक है ना? अब उसने कार्ड बांट दिए, 100 कार्ड बांट दिए, कितनी कमीशन बन गई उसकी? 1,000 रुपए। तो मैं उसको 5% काट करके पैसा दे दूंगा। ऐसा कहना गलत है नालायको। 15,000 से ऊपर की थी लिमिट, देखा? एक पॉइंट से पहुंचे दूसरे पॉइंट पे तो पहला पॉइंट भूल गए, नहीं दूंगा। तो सर उसको 15,000 का तो लिमिट लगेगी ना? 15,000 की भी नहीं लगेगी, कोई भी नहीं लगेगी, पर्सनल नेचर। हाँ सर, वही तो पर्सनल लिखा हुआ है। ठीक है ना? ओके, ये भी ठीक है। अच्छा, बिजनेस नेचर का, अगर मेरा काम ही यही होता जी, मान लो मैं शादी लाल हूँ, शादी लाल समझते हो ना, जो रिश्ते करवाते हैं, और फिर इसके अंदर सारा कमीशन के अंदर सारी चीजें मैंने क्या नाम है अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही ले रखी हैं, कार्ड भी हम ही बनवा देंगे जी, तो बिजनेस नेचर का हो गया। तब उसके ऊपर लगेगा क्या? Yes, sir. तब लगेगा, तब लगेगा। कितना अमाउंट था? 15 से कम था ना, तो तब भी नहीं लगेगा। हाँ, ओवरऑल कमीशन अगर सारे कामों को करने के लिए तब लग जाएगा, अगर 15,000 से ऊपर, मतलब अमाउंट देखना 15,000, ठीक है जी? बिजनेस होना चाहिए मेरे ऊपर, तब लगेगा। और सामने वाला पर्सन कौन होना चाहिए? अदर है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। नहीं, रेजिडेंट तो मैं होना चाहिए, जो ले रहा है वो। तो टीडीएस कौन काटेगा जी? जो मुझे पैसे दे रहा होगा। जैसे मैंने शादी लाल की बात की, मुझे जो पैसे दे रहा होगा वो टीडीएस काट करके देगा। लेकिन अगर सामने वाला निकला इंडिविजुअल या एचयूएफ तो ऑडिट वाले सिर्फ। हाँ जी भाई साहब, आपके ऑडिट होते हैं क्या? अच्छा, और अदर्स में कोई भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई जी? नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो जी, अगला सेक्शन क्या है? 194I। 194I आपसे टीडीएस मांगता है, अगर टीडीएस दिया गया हो, टीडीएस कटेगा इसमें रेंट पे, यानी कि आपने अगर कोई रेंट पे किया है और वो रेंट 2,40,000 से ऊपर है, तो जो लेने वाला अगर पर्सन है इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उनकी ऑडिट की लिमिट वाली काम पूरी हो चुकी है, यानी कि वो ऑडिट वाले हैं, तो वो आपका टीडीएस काट सकते हैं। और अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को अदर में है तो उसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे रेंट पे किया जा रहा है आपके द्वारा, मैं रिसीव कर रहा हूं। मान लो मैं ऑडिट पर्सन हूं, ठीक है जी, एज ए प्रोफेशनल मेरी ग्रॉस रिसीट 50 लाख को
एक्सीड कर चुकी है और मैंने अपने ऑडिट करवाए हुए हैं। और आपके साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ में मैंने एक रेंट एग्रीमेंट बनाया है जिसका कि ओनर मैं हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता। ओनर होना या ना होना का मतलब कभी कभी क्या होता है जी, जो ओनर होता है अपने नाम पे ना लेकर के रेंट एग्रीमेंट दूसरे के नाम पे बनवा देता। ठीक है जी, ओके। तो जैसे मैं एक प्रोफेशनल पर्सन था और मैं एक ओनर भी था, लेकिन मैंने ओनरशिप ना देखते हुए अपने फादर के नाम पे आपका रेंट एग्रीमेंट बनवा दिया, तो कौन डिडक्ट करेंगे जी? आप मेरे फादर, आपका क्या नाम है जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अच्छा खैर, तो सबसे पहली सिचुएशन तो क्या है? सबसे पहली सिचुएशन ये है कि पर्सन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो वो ऑडिट पर्सन होना चाहिए, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होनी चाहिए। नंबर 2, अगर अदर्स है तो ऑडिट वाला नहीं देखना। किसको पेमेंट दी जा रही है? किसी भी रेजिडेंट को दी जा रही है। किस चीज की पेमेंट दी जा रही है? रेंट, मूवेबल और इमूवेबल रेंट की, प्रॉपर्टी की रेंट के वे में दी जा रही है। ठीक है जी। और ये जो अमाउंट है ये कितना है? 2,40,000 रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द ईयर। अब अगर मान लो मैंने मूवेबल और इमूवेबल दो बोला ना, मकान मेरा है, मैं ओनर हूं और सिंगल ओनर हूं उस मकान का, और मेरा जो रेंट आ रहा है 3 टेनेंट से 4 टेनेंट से, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2,40,000 रुपए आ रहा है पूरी की पूरी बिल्डिंग से। तो 2,40,000 के ऊपर मैं हर क्या नाम है वो जो रेंट पेमेंट करने वाला पर्सन है वो क्या कर देगा सर? अपना टीडीएस काट ले, डिडक्ट कर ले। ठीक है ना? अच्छा, अगर मान लो मैं एक सिंगल ओनर नहीं हूं, मल्टीपल ओनर है, फर्स्ट फ्लोर किसी और का, सेकंड फ्लोर किसी और का। मल्टीपल ओनर का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल ओनर, जैसे मान लो हम 3 भाई हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों के अलग अलग फ्लोर हैं। तो ये लिमिट चेक करनी है, तीनों को ज्वाइंट करके 2,40,000 नहीं, हर एक पर्सन की 2,40,000। यानी कि मैं मेरे टेनेंट से जो रेंट लेता हूं, मेरा टेनेंट उसके ऊपर टीडीएस काट सकता है यदि मेरे पोर्शन का रेंट 2,40,000। ऑल्दो वो एक पोर्शन है पूरी बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग का मालिक मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए लिमिट कितनी है? 2,40,000 एज अ पोर्शन होल्डर, नॉट ओनर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ा था, हर यूनिट अपने आप में एक हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। याद है हमने किया था, हाफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट। अच्छा खैर, अच्छा रेट ऑफ टीडीएस क्या है? अगर रेंट आ रहा है किससे रिलेटेड? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, तो टीडीएस कितना कटेगा? 2%। इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा 10% टीडीएस कटेगा। तो इसको नोट कर लो। देखो जी, ये एक पर्सन है और ये ओनर है, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसने किसको रेंट दिया? ओनर को रेंट दिया हो। रेंट दिया, ये टेनेंट था, और कितना रेंट दिया? 2.5 लाख रुपए। और ये जो टेनेंट था ना, ये पता है कौन था? एसबीआई बैंक था। आपने देखा एटीएम्स लगे हुए होते हैं, बैंक खुले हुए होते हैं,
मतलब कुछ बैंक मतलब लीज पे भी ले मेरा ये माइक लगा नहीं हुआ था। टेनेंट एसबीआई बैंक था और ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी था। बैंक खुले हुए होते हैं, एटीएम लगे हुए होते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज में। अब ये 2.5 लाख रुपए को एक्सीड कर गया तो टीडीएस लगेगा। और रेट 10%। 10%। तो पेमेंट मेड बाय एसबीआई टू ओनर कितना हो जाएगा? 2.5 लाख माइनस 25,000, 2500 हजार 10% है ना, 2,25,000 पे किया। ठीक है जी, ओके। ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये तो ये था केस 1। केस 2, फादर ऑफ ओनर, ओनर के फादर जिनके नाम पे रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट होल्डर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केस 1। केस 2, पेमेंट मेड बाय एसबीआई टू फादर साहब। 2,25,000। कोई शक? टीडीएस किसने काट लिया? पहले केस में ओनर ने, दूसरे केस में फादर ऑफ ओनर। ही मे और मे नॉट बी द ओनर। ठीक है, अच्छा अब देखो केस 3। ये एक हाउस प्रॉपर्टी थी, कृपया ध्यान दें। ये पोर्शन 1, 2 और 3, ये मेरा, ये मेरे भाई का, ये भी मेरे दूसरे भाई का। तो अब इस पोर्शन में जो टेनेंट रह रहा है, रेंट कितना रिसीव हुआ? मान लो 2,80,000। यहां पे रेंट रिसीव हुआ 1,30,000। यहां पे रेंट रिसीव हुआ 5,40,000। ठीक है जी। पेमेंट टू जेड आफ्टर टीडीएस। ठीक है ना? और यहां पे सेम एज इन केस ऑफ जेड, और यहां पे नो टीडीएस। बस सिंपल। तो कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अगर बनाना चाहो बना लो इसको, यहाँ कॉपी में इसका केस 1 2 3 ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसमें लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना तुम्हारे को। सर अब जैसे कि कहते थे ना कि अब यहाँ पे ओनर ने काट लिया, तो वो थोड़ा मेरे को तभी मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग परेशान ना हो तो मैंने बना दिया। वही सोच रहा था, ओनर ने मना काटा है, काटा तो एसबीआई मतलब उसने ओनर को मिलेगा। हाँ। कितने फोन आते हैं? एसबीआई इसलिए लिया मैंने बेटा, एसबीआई इसलिए लिया क्योंकि एसबीआई एक कंपनी है।
और जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट डैम श्योर ऑडिट होने ही होने। इसलिए मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया। आप अगर इंडिविजुअल का एग्जांपल लोगे तो बस ये चेक कर लेना कि वहां पे टर्नओवर एक्सीड हो रही है, बस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रही, सीधी सी बात है। इसके पीछे का कारण याद करो ना, कि हम जिसके ऑडिट होती है उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि वो पैसा जमा करवा लेगा, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगवा देते हैं। वैसे आगे जाकर के आप लोगों को पता लगेगा, 2 नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं जिसके की ऑडिट नहीं होने वो भी टीडीएस काट सकता है। मजा आएगा, अपनी ही बातों को मैं काट दूंगा, ठीक है। अब कैसे विश्वास कर लिया कि वो भर देंगे? अब कैसे विश्वास कर लिया ये तो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। हाँ, इसी सेक्शन इसी चैप्टर के अंदर। बच्ची मेरी अभी बताओगे ना, अभी घर नहीं जाने दूंगी तुम्हें बताए बिना। जल्दी जल्दी बना लो इसको फटाफट से, फिर आगे चलते। देखो जी, अगला सेक्शन क्या है, 194 IB। 194 IB के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था। रूल क्या कहते हैं, रूल ये कह रहे हैं सर, हमने ना किसको छोड़ा हुआ था, एक ऐसे पर्सन को छोड़ा हुआ था जो इंडिविजुअल और HUF था, जिसके की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट ही नहीं होते थे। तो अगर कोई पर्सन है जिसके की बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF और जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हो सकते, तो हम उसके ऊपर कभी भी विश्वास ना करें। अब विश्वास करने के लिए हमने बनाया क्या, सेक्शन IB 194 IB। सेक्शन 194 IB क्या कहता है, कहता है सर अगर आप एक पर्सन है नॉन ऑडिट पर्सन है, ये देखो स्पेशली इसके लिए ही बनाया गया, नॉन ऑडिट इंडिविजुअल और HUF है, यानी कि आपकी टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ऊपर नहीं गई होगी। लिखा यही है सेक्शन के अंदर कि नॉर्मल केस में 1 करोड़ से ऊपर नहीं और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर नहीं ग्रॉस रिसीट, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को बाय वे ऑफ रेंट, तो आप उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये अमाउंट जो है ना वो 50,000 रुपए पर मंथ से कम ना हो, 50,000 पर मंथ से ज्यादा की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और नॉन ऑडिट इंडिविजुअल और HUF हैं, तो आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं 5% के अमाउंट से। और आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है ना, वो साल में केवल एक ही बार करना है, ठीक है जी, साल में केवल एक ही बार डिडक्ट करना। अब यहां पे 2 केस आते हैं कि एज ए टेनेंट आप वो जो रेंट है, मान लीजिए आप एक हाउस प्रॉपर्टी के टेनेंट है, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसके की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होने और आप रहते हैं पूरा साल एक हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने हाउस प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया है, तो ये 2 केसेस हैं हमारे पास। तो इसमें क्या कहते हैं हमारे टीडीएस के प्रोविजन कि कब आप टीडीएस काटेंगे ओनर का, आप तब काटेंगे अगर आप एंड ऑफ द ईयर तक रहते हैं तो एंड डेट पे काट लेंगे, और अगर आप ड्यूरिंग द ईयर वेकेट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी को, तो जिस दिन भी आपका एंड डेट होगा, जब आप ट्रांसफर हो रहे होंगे कहीं दूसरी जगह पे, उस दिन पे आप टीडीएस काट सकते हैं। आओ इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। यहां मैंने बनाया आप लोगों के लिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जो कि एक नॉन ऑडिट पर्सन है, उन्होंने रेंट पे किया किसको, मिस्टर वाई को। कितना रेंट था जी, 55,000 पर मंथ। सबसे पहले तो 50,000 से ऊपर था। अगर मिस्टर एक्स जो है ना वो टेनेंट थे टिल 31 मार्च यानी कि ईयर एंड तक, तो उनका नेट रेंट नेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, लास्ट वाला। अब लास्ट में काटेंगे, ऐसा लिखा था ऊपर, लास्ट में काटेंगे। तो देखो कितना
टोटल रेंट कितना हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर का? 55,000 इंटू 12 ये रेंट था, उसमें से माइनस कर दो जी 5% टीडीएस, तो ये टोटल रेंट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीडीएस जो है वो कट गया। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि लास्ट मंथ का रेंट कितना है, लास्ट मंथ रेंट कितना है, तो वो है 55,000 माइनस जो रेंट बनता है 5% के हिसाब से कितना बनता है जी? बताना बताना बताना। 55,000 इंटू 12 का 5% कितना बनता है? ये कितना बनता है? 33,000 कंफर्म है? लॉक कर दूं? कितना आ जाएगा? 22,000। तो मकान मालिक क्या बोलेगा, अरे सर आप मेरे को 22,000 क्यों दे रहे हैं, मेरा तो बनता है 55,000। तो हम उसको फिर ये प्रोविजन बढ़ा देंगे, सुनो हर महीने तक मैं तुम्हें 55,000 देता रहा, हाँ लास्ट के महीने में 22,000 क्यों दे रहा हूं? क्योंकि पूरे साल का टीडीएस काट रहा हूं इस महीने में। समझ में आई? तो ये तो हो गया टोटल रेंट फॉर द ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। आप देख सकते हो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 55,000 इंटू 11 और प्लस 22,000 आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो लास्ट मंथ का रेंट कितना है? 55,000 जो हमारा एक महीने का था उसमें से पूरे साल का टीडीएस माइनस कर दिया, क्योंकि रूल्स क्या कहते थे हमारे को कि हम एंड डेट पे ही करेंगे टीडीएस, और करना भी साल में सिर्फ एक बार ही है, लिखा है ना। ये बात समझ में आई? अच्छा जी आगे चलते हैं। अगर मान लो टेनेंट ने वेकेट कर दी थी हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर 31/12 को ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 9 महीने बाद खाली करके चला गया था, और फिर उसके बाद में एक नया टेनेंट आया था, हमारे जैसा कोई और आया होगा, मिस्टर जेड आया था। कब? 31 मार्च तक। देन रेंट पेड बाय मिस्टर एक्स नेट ऑफ टीडीएस शैल बी इतना, और दिसंबर का रेंट फॉर दिसंबर कितना होगा? अब देखो दिसंबर के लिए रेंट देगा ना, वो कितना देगा? देगा 55,000 माइनस, अब ये कितना बनता है 9 महीने का? 5%, 24,750। तो ये कितना आ जाता है? 4702। नहीं पूरे साल का नहीं, 55,000 में से 24,750, 30,250। ठीक है। अच्छा अब एक मजे की बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिडक्टर शेल नॉट रिक्वायर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है जी, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उसको नहीं चाहिए, यानी कि टैक्स काटने से पहले उसको कोई डिटेल्स उस सामने वाले की नहीं, अपने लिए। मतलब जैसे क्या होता है टीडीएस, हम टीडीएस काट रहे हैं तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर चाहिएगा ना हमारे को। कैसे काट सकते हो बिना अथॉरिटी के? अथॉरिटी किसको दी हुई थी? इस सेक्शन के अलावा बाकी वाले लोगों को ऑडिट में दी हुई थी। तो अब इस सेक्शन के लिए सिर्फ थोड़ी ना लेगा वो, तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की उसको जरूरत नहीं है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। और इस सेक्शन को बनाने की जरूरत क्या थी? अरे तुम एक बार बस हमें ये बता दो कि तुम रेंट रिसीव कर रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे से तुम्हारे पे नजर रखा करेगा। अगर तुम जो है इस तरीके से इस सेक्शन को बनाया गया, तो ये जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देख रहा हो वो जहां जहां मैं कहूं वहां पे पॉज करके देख ले। पहला पॉज यहां डाल दो, अब मैं भी रुका हूं तुम्हारे लिए। फिर दूसरा पॉज यहां डाल दो, फिर तीसरा पॉज यहां डाल दो, और सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
आगे चले। Yes, sir. सेक्शन 194 आईसी क्या कहता है? याद है तुमने मेरे साथ में स्पेसिफाइड एग्रीमेंट पढ़े थे सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A के अंदर। सेक्शन ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कहां पे थे? सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A। आप लोगों ने कैपिटल गेन किया था मेरे साथ में। हाँ सर, हाँ। उसके अंदर हमने कहा था एक बिल्डर होता है जब वो हाउस प्रॉपर्टी का एक ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाता है लैंड के साथ में कि वेकेंट लैंड हम खरीदते हैं, उसको देते हैं और बोलते हैं आप इस पे हाउस प्रॉपर्टी, डेवलपर के साथ में बनाते थे और उसको ट्रांसफर कर देते। और फिर हम उसको एक पोर्शन दे देते थे कि ये लो, या फिर कुछ जगह का टुकड़ा। तो अब सेक्शन 194 आईसी क्या कह रहा है? कहता है टीडीएस लगेगा ऑन पेमेंट ऑन द पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। कौन करेगा सर पेमेंट बाय एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू पे कंसीडरेशन अमाउंट नहीं, यहां पे लिखेंगे कंसीडरेशन बाय एनी मोड अदर देन काइंड। यानी कि आपकी कंसीडरेशन काइंड में नहीं होनी चाहिए, काइंड में नहीं होनी चाहिए, कंसीडरेशन अदर देन काइंड। और पेमेंट टू एनी रेजिडेंट। कितने परसेंट का टीडीएस लग जाएगा इसके ऊपर कंसीडरेशन पे? बस 10% कर लो, शुरू होते ही खत्म। और टाइम ऑफ क्रेडिट या पेमेंट एक्चुअली मेड विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे हो जाए। अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक पॉज यहां पे लेकर के बच्चा इधर इसको भी लिख सकता है। आइए अगला सेक्शन पढ़े 194J। ये बड़ा मस्त है। तो सेक्शन 194J क्या कहता है? टीडीएस लग रहा है किस पे? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज या रॉयल्टी अगर पे की गई हो या फिर रेमुनरेशन पे की गई हो, किसको? डायरेक्टर। सर ऊपर तो आपने दो ही लिखे हैं, लेकिन नीचे मैंने बताया ना नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर, तो जो मैंने बोला वो 34वें पॉइंट के अंदर लिखा हो। अच्छा, पेमेंट कौन कर रहा है? इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा तो कौन सा वाला होगा? ऑडिट वाला। और अदर देन पर्सन होगा तो ऑडिट, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा तो ऑडिट नहीं चाहिए। ठीक है सर, ये बंदा पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है जी? टेक्निकल सर्विसेज जैसे मैनेजरियल सर्विसेज होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे तुम्हारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज होती है। ठीक है जी, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर कोई पेमेंट कर रहा है या रॉयल्टी की पेमेंट कर रहा है किसी भी पर्सन को, या फिर कोई रेमुनरेशन, फी, कमीशन कुछ भी पे कर रहा है, किसको? कंपनी पे कर रही है, किसको? डायरेक्टर को। अगर ये चारों तरीके की पेमेंट की जा रही है तो इसके ऊपर टीडीएस लग जाएगा। ठीक है जी, अगर ये पेमेंट की जा रही है किसको? किसी भी रेजिडेंट पर्सन। ठीक है जी, टीडीएस लग जाएगा। टीडीएस कब नहीं लगेगा? कहते हैं टीडीएस तब नहीं लगेगा जब ये जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो 30,000 रुपए से कम होगा पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 के लिए। ये लिखे 1, 2, 3। अब ये मत बोल देना सर मिला करके कुछ भी। तो कोई पर्सन अगर प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा है, पेमेंट कर रहा है, पेमेंट है कितनी? 15,000, 20,000, 25,000, 30 से छोटी बात ही खत्म। एग्रीगेट पेमेंट की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है ना, तो टीडीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 35,000 की कर रहा है, हाँ सर लगेगा। रॉयल्टी पे कर रहा है 30,000 रुपए की, हाँ सर लगेगा। तो 30,000 से ऊपर की 35 की तो टीडीएस काट सकता है वो। नॉन कम्पिटेंट फी अगर पे कर रहा है, ये अभी तक मैंने नहीं बोला था,
नॉन कम्पीट फी क्या होती है? तो बता दो ना। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो मैं व्यापार नहीं कर पा रहा इस एरिया में, इसलिए ऐसा ना करने के लिए आपको मैं कुछ पैसे दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं हल्दीराम हूं और वहां पे एक लोकल हलवाई है कोई जिसका कि नाम नथुराम हलवाई है, तो हल्दीराम ने क्या दे दिया जी, नॉन कम्पीट फी दे दी कि नथुराम तुम यहाँ से एरिया से बाहर हो जाओ, ये पकड़ो 3 करोड़ रुपए और यहाँ पे मिठाइयाँ बेचना बंद करो। तो कुछ ना करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, पता है? तो ये तो बढ़िया है, लेकिन ना उसके लिए ऐसा काम करते हुए होना चाहिए कि तुम्हारे रहते कोई दूसरा काम ही नहीं कर पा रहा वहां पे, तब कोई काम ना करने के लिए पैसे मिलते हैं। ऐसे नहीं होता कि तुम जाते हो जी हल्दीराम के पास में, देख बात सुन, मैं यहाँ मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दूंगा ना तो तेरा काम खराब हो जाएगा, अल्लाह पैसे दे। वो कान के नीचे 2 बजाएगा, पुलिस भी नहीं बुलाएगा। अच्छा सर, ये इंडिविजुअली होगा ना तीसरा? हाँ जी, इंडिविजुअली, ठीक है। अच्छा, और चौथे पॉइंट के लिए हमने क्या बोला? चौथे पॉइंट के लिए कि सर 4th पॉइंट के अंदर, यानी कि अगर आप रेम्युनरेशन वगैरह दे रहे हो, तो उसके लिए 30,000 रुपए की कोई लिमिट नहीं, यानी कि टीडीएस तो हमेशा डिडक्ट किया ही जाएगा। 4th पॉइंट के अंदर टीडीएस शैल एवर बी एप्लीकेबल। ठीक है ना? अच्छा, रेट ऑफ टीडीएस क्या होंगे? लिखे हुए जी, पेमेंट टू पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर चलाता है सामने वाला बंदा, हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं ना। मान लो हमने बैच स्टार्ट करना है, एज अ टीचर मैंने बैच स्टार्ट करना है, मैंने किसी को ना कॉलिंग का काम दे दिया, वो कॉल सेंटर वाले लोग थे, मैंने कहा जी पैन इंडिया लेवल पे मेरे नाम से कॉलिंग करो, मैंने उसकी सर्विसेज ली, मैं पेमेंट करूंगा, और ये पेमेंट अगर 30,000 से ऊपर चली जाती है तो टैक्स कितना काट लूंगा? वो टैक्स नहीं, टीडीएस कितना लगा दूंगा? 2%। रॉयल्टी दे रहा हूं फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा के लिए, तो भी रेट 2% ही है। सर ज्वाइंट कर देते, कर लेना अपनी कॉपी में। अदर केसेस के अंदर 10%। ठीक है जी? तो अब अगर लिखना चाहें तो यहां पॉज करें, जो बच्चा बाद में देख रहा होगा तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुमने तो मेरे साथ साथ ही लिख लिया। और दूसरा पॉज यहां पे ले ले। ठीक है जी? अगला है जी हमारे पास में सेक्शन 194 के। क्या कहता है ये सेक्शन 194 के? ये टीडीएस लगेगा इनकम के ऊपर। इनकम का मतलब क्या है? रिटर्न्स। ध्यान से सुनना, आपके पास में म्यूचुअल फंड थे, आपने उस म्यूचुअल फंड को बेच करके कैपिटल गेन कमा लिया, टीडीएस नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड ने आपको, यानी कि म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को रिटर्न दिया बाय वे ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके ऊपर टीडीएस की बात हो रही है। यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी जब आपको रिटर्न्स देती है, यानी कि इनकम देती है, वो कैपिटल गेन थोड़ी होता है। अरे शेयर्स पे या डिवेंचर्स पे 2 तरीके की, सिक्योरिटीज पे 2 तरीके की इनकम होती है ना, या तो बेचने से कैपिटल गेन हो जाता है, और या फिर रेगुलर बेस पे आईएफओएस की इनकम होती है हमारी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो मैं आईओएफएस वाली की इनकम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोई रिटर्न आ रहा है, तो आप कोई भी अगर यूनिट होल्डर हैं और इस का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है, यहां क्या लिखा हुआ है? नो टीडीएस इस अमाउंट इज लेस देन 5,000, यानी कि 5,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस लग जाएगा। किस रेट से लगेगा सर? 10% से लगेगा। ठीक है ना? अमाउंट कितना है जी? टीडीएस लगाना है तो 5,000 से ऊपर होना चाहिए।
और किसके ऊपर है। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, नो टीडीएस इफ ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, ये बताया मैंने भी आपको। और ऊपर भी लिखा है इनकम का मतलब, इनकम का मतलब है रिटर्न, रिटर्न का मतलब तो समझते हो ना, कैपिटल, हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इसको भी बच्चा लिख सकता है। डिविडेंड, हाँ इंटरेस्ट या डिविडेंड, भाई म्यूचुअल फंड्स के अंदर है ना आपके शेयर्स और डिवेंचर हर तरीके की लगे हुए होते हैं, मिक्स एंड मैचिंग होती है, ठीक है जी, ये समझ में आया। तो यहाँ पे पॉज करके बेटा तुम देख सकते हो इसको, जो बाद में देख रहा है बच्चा रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखो जी 194 LA क्या बोलता है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनसेशन देती है कंपलसरी एक्विजिशन पे, ऐसा आपने पढ़ा है कैपिटल गेन में मेरे साथ, बस उसी कंपनसेशन अमाउंट की बात हो रही है। उस कंपनसेशन अमाउंट पे टीडीएस लगेगा, उस कंपनसेशन अमाउंट पे टीडीएस लगेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टीडीएस ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब्त कर ली है आपकी, और आपके मुंह पे कंपनसेशन दे मारा है। तो अब कंपनसेशन मिलेगा नेट ऑफ टीडीएस। अगर आपके कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं लगेगा, और ज्यादा है तो टीडीएस लगेगा। और टीडीएस लगेगा कितने परसेंट से, 10% से। कंपनसेशन कौन दे रहा है, गवर्नमेंट? कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। कंपनसेशन में वही दे रही है, टीडीएस में वही काटते हैं। हाँ तो वही करते हैं, आज जो पैसे देता है वही तो टीडीएस काटता है। गवर्नमेंट आ गया ना। हाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है सिचुएटेड इन रूरल एरिया, जिसको कि हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, याद है, तो उस पे अगर कोई कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगना, टीडीएस काट के क्या करेंगे, ठीक है जी। तो आप लोग ये लिख सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि रूरल लैंड के ऊपर कंपेंसेशन मिलने पे टीडीएस नहीं लगता, मैंने ये बोला रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कंपेंसेशन मिलने से टीडीएस नहीं लगता। तो एग्रीकल्चर बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 194 LA, और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है 194 N, जो कि है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। बड़ा ही मस्त है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो सांस अटक गई जैसे ही मैंने नेक्स्ट सेक्शन बोला कि अभी एक और। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। मानने बैठ गया। मानने तो बात नहीं है, सर मैं बैठ